सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, गरीबी नाम का चैप्टर हम लोग कर रहे थे क्लास 9th के इकोनॉमिक्स में। ये उसी का दूसरा वीडियो होने जा रहा है और उसी सीरीज़ में आगे की बात करते हुए हम देखेंगे गरीबी के दो विशिष्ट मामले, शहरी गरीबी कैसी होती है और ग्रामीण गरीबी कैसे होती है। इसमें एक कहानी दी हुई है राम पुकार की। राम पुकार एक व्यक्ति हैं जो किस क्षेत्र में रहते हैं? शहरी क्षेत्र में रहते हैं। और वहीं पे दूसरी कहानी हमें दी हुई है राजेंद्र सिंह की। और राजेंद्र सिंह कैसे क्षेत्र में रहते हैं? वो रहते हैं गांव वाले क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, अच्छा, अब फटाफट से इस कहानी को देखेंगे। देखिए, इस कहानी में यही बताया हुआ है कुल मिलाकर के राम पुकार की कहानी में कि राम पुकार पटना में रहते हैं। पटना में रह करके राम पुकार एक जगह काम करते हैं आटे की मिल में, और उनको मिलता है 1500 रुपये एक महीने का। उनके 4 बच्चे हैं। सबसे छोटा बच्चा 6 महीने का है, 6 मंथ का, और सबसे बड़ा बच्चा 12 साल का है। जो बड़ा वाला लड़का है उनका, वो किसी ढाबे में काम करता है हेल्पर का, वो भी कुछ रुपए कमाएगा। जो पत्नी है इनकी, वो पत्नी काम वाली का काम करती हैं। काम वाली मतलब जो नौकरानियां होती हैं ना, लोग बड़े बड़े अमीर लोग जो रख लेते हैं और अपने बर्तन झाड़ू पोछा करवाते हैं, वो वाला काम करती है। तो ऐसे में एक शहरी क्षेत्र में रहने वाला गरीब और एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला गरीब, दोनों हैं तो गरीब, लेकिन दोनों का जीवन कैसे बीत रहा है इसको बताया गया है इस कहानी के माध्यम से। ठीक है, मैं कुछ शब्द अंडरलाइन करवाऊंगा। उन शब्दों के मतलब जो मैं बताऊंगा उसको आप अपनी अपनी किताब में लिख लीजिएगा अंडरलाइन करके। बेहतर ये होगा कि अगर ये पढ़ते वक्त आपके सामने आपकी किताब है, पेंसिल भी है, पेंसिल ही रखिएगा तो ज़्यादा मज़ेदार है। देखिए, 35 वर्षीय राम पुकार 35 ईयर्स के हैं, 35 वर्ष के हैं। वो बिहार में पटना के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक का काम करते हैं। कौन से श्रमिक का? दैनिक श्रमिक का। तो दैनिक श्रमिक काम को अंडरलाइन कर लीजिए। अब जब आप दैनिक श्रमिक को अंडरलाइन कर लेंगे तो आपने क्या अंडरलाइन किया? आपने अंडरलाइन किया दैनिक श्रमिक। ठीक है, अब आप देखिए दैनिक श्रमिक किसको बोलते हैं? दैनिक श्रमिक, दैनिक श्रमिक, देखिए श्रमिक, श्रमिक किसे बोलते हैं? जो मेहनत करता है, जो श्रम करता है। श्रम का मतलब होता है मेहनत। श्रमिक का मतलब हो गया, श्रम का मतलब हो गया मेहनत। ये लिख लेना आप अपने कॉपी में या बुक में। तो श्रमिक का मतलब क्या हो गया? मेहनत करने वाला या काम करने वाला, मेहनत करने वाला। और दैनिक का मतलब जो डेली मेहनत करे, और डेली मेहनत करेगा तो जो दैनिक श्रमिक होते हैं उनके साथ बात क्या होती है कि वो डेली काम करेंगे, और जिस दिन काम करेंगे उस दिन का उनको तनख्वाह मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, और जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन पेमेंट नहीं मिलेगा। मतलब मान लो महीने में 30 दिन होते हैं, अगर कोई दैनिक श्रमिक को किसी मालिक ने रखा है एक दिन का, 1 डे का उसको पेमेंट कर रहा है वो मान लो 500 रुपये, और अगर उस दैनिक श्रमिक ने महीने में सिर्फ 25 दिन काम किया तो 25 गुने 500 हो गया कितना? 25 पचे 125, मतलब 12,500 रुपये उसको मिलेंगे। फिर उसे 30 दिन का पैसा नहीं मिलेगा। अगर वो 30 दिन काम करता तो 30 दिन के उसे 5 दिए 15,000 मिल जाते, और अगर वो 10 ही दिन काम करता है तो 5,000 मिल जाते हैं। ऐसे श्रमिकों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है, जो दैनिक श्रमिक होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर मान लो इनके परिवार में कोई ऐसे विपत्ति और आपत्ति वगैरह, ये सब विपत्ति वगैरह आ गई, कोई समस्या आ गई बहुत बड़ी, और उनको छुट्टी लेना पड़ रहा है, मान लो 10 दिन का या 15 दिन का छुट्टी लेना पड़ रहा है, तो जिसका मिल है, जो मालिक है मिल का या जो काम का जो मालिक है, वो मालिक तो उसका तो 10-15 दिन काम रुक जाएगा। तो जब वो बंदा चला जाता है तो ये लोग दूसरे लोगों को रख लेते हैं, और फिर जब 15 दिन बाद ये लौट के अपने मालिक के पास आता है तो इसका मालिक बोलता है, भैया टाटा बाय बाय नमस्ते, तुम्हारे लिए अब मेरे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि तुमने 10 से 15 दिन की छुट्टी ले ली थी और इतने दिनों तक मेरा काम रुका नहीं रहता। इतने दिनों के लिए मैंने किसी को रख लिया है और जिसको रखा है वही काम करेगा। दैनिक श्रमिकों के साथ ये समस्या होती है। ये दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जिस दिन काम करेंगे उस दिन तनख्वाह मिलेगी, जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो दैनिक श्रमिक का मतलब हो गया
रोज काम करने वाला और रोज पैसे मिलने वाला, रोज पैसे मिलेंगे। मतलब जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन पैसे नहीं मिलेंगे। एक चीज़ तो ये हो गई। इसके बाद वो क्या कहते हैं कि 35 वर्षीय राम पुकार बिहार के पटना के निकट गेहूं के आटे की मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। कितना कमा लेता है? 1500 रुपये। 6 सदस्यों का परिवार है। राम पुकार खुद है, उसकी पत्नी है, एक तो पत्नी हो गई, और 4 बच्चे हो गए। तो 4 और 1 5 और एक राम पुकार खुद 6, टोटल 6 लोगों का परिवार है। 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए 1500 रुपये पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। ठीक, और 4 बच्चे शामिल हैं। उसे जहानाबाद के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। राम पुकार के माँ बाप कहाँ रहते हैं? जहानाबाद। जहानाबाद कहाँ है? पटना के समीप है। पटना से मुश्किल से 1.5-2 घंटे का रास्ता है, तो 30 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो जहानाबाद में उसके माँ पिता रहते हैं, राम पुकार के माँ बाप, और वो 1500 रुपये तो खुद कमा रहा है और अपने बूढ़े माँ बाप को भी पैसा भेजना पड़ता है। भैया यहाँ तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, 1500 रुपये में महीना नहीं निकलेगा इनका, ये खुद नहीं खा पाएंगे तो माँ बाप को कहाँ से भेजेंगे? तो भैया स्थिति तो बड़ी दुखद है, बड़ी ख़राब है। और ये किस क्षेत्र की बात हो रही है? शहरी क्षेत्र की, क्योंकि पटना शहरी क्षेत्र में आता है। ठीक, अच्छा। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता भी उसके श्रमिक हैं, काम करते हैं, और कैसे हैं? भूमिहीन हैं। भूमिहीन मतलब उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। अपने जीवन निर्वाह के लिए राम पुकार और निकट के शहर आरा में रह रहे उसके भाई पर निर्भर हैं। मतलब उसके पिता श्रमिक हैं और अब वो बूढ़े हो चुके हैं, तो उसके बूढ़े पिता अब तो खैर काम ना के बराबर ही कर पाते हैं क्योंकि बुढ़ापा आ गया है। तो वो पैसे उनको चाहिए ना भाई जीवन जीने के लिए, तो वो पैसे उनको राम पुकार भेजता है या तो फिर राम पुकार का बड़ा भाई भेजता है। ठीक है, या छोटा भाई जो भी होगा वो भेजता है। राम पुकार शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक मकान में रहता है। बहुत स्लम एरिया टाइप का होगा जहाँ बहुत सारे लोग रहते होंगे, छोटे छोटे लोग, छोटा काम करने वाले लोग, कम कमाने वाले लोग, वो लोग रहते हैं। और उस बस्ती में वो रहता है किराए के मकान पे। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी हुई एक काम चलाऊ झोपड़ी है। जो मकान राम पुकार को किराए पे मिला हुआ है वो उसकी दीवार तो ईंट की है, लेकिन जो छत है वो छत ढलाई वाला छत नहीं है, वो मिट्टी से और खपड़े की मदद से बनाया गया है। उसकी पत्नी राधा, राम पुकार की पत्नी का नाम राधा है, राधा देवी, कुछ घरों में अंशकालीन, अब अंशकालीन को भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। अंशकालीन का मतलब होता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। अब मुझे कैसे पता चल गया कि इसका मतलब कुछ समय के लिए होता है? अंश का मतलब होता है थोड़ा और कालीन का मतलब होता है समय। इससे पता चल गया कि ये थोड़े समय की बात हो रही है, तो इसको अंडरलाइन करके मीनिंग लिख लेना। राम पुकार की पत्नी राधा देवी कुछ घरों में अंशकालीन नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपये कमा लेती है। राम पुकार कमा रहा था कितने? 1500। पत्नी कितनी कमाने लग गई? 800 रुपये। टोटल कितना हो गया भैया? 2300 रुपये। अब इनके परिवार की मासिक आय 2300 रुपये है। राम पुकार का परिवार किसी प्रकार, मतलब जैसे तैसे, बड़ी दिक्कत से दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन, अल्प मतलब अल्प को अंडरलाइन कर लेना, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा या कम, तो अल्प भोजन कर जुटा लेता है किसी प्रकार। ये शब्द पे गौर करना बहुत दिक्कत से। पर यह उन सब के लिए पर्याप्त नहीं होता, मतलब उनका पेट भी नहीं भर पाता अच्छे से। उसका बड़ा बेटा, राम पुकार का बड़ा बेटा, वो 12 वर्ष का है, परिवार की आय में वृद्धि के लिए एक दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये कमाता है। राम पुकार कमा रहा था 1500, पत्नी ने 800 रुपये कमा लिए, 300 रुपये लड़का कमा रहा है, टोटल हो गए 2600 रुपये।
2600 रुपये ही आ रही है इनके परिवार की मासिक आय 2600 रुपये है। उसकी 10 साल की छोटी बेटी, जब राम पुकार की पत्नी काम करने चली जाती है काम वाली के लोगों के यहाँ, तो जो छोटी बेटी है वो छोटी बेटी ही बाकी के 2 भाई बहनों का ख्याल रखती है घर पे। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों का देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, जाहिर सी बात है भैया, जो बड़ा लड़का है वो तो सहायक का काम कर रहा है, तो वो तो स्कूल जाएगा नहीं। बेटी माँ छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती है, तो वो भी स्कूल नहीं जाएगी, और छोटे भाई बहन तो अभी छोटे ही हैं, वो भी स्कूल नहीं जाएंगे। राम पुकार खुद पढ़ा लिखा नहीं है, कहानी में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि राम पुकार पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कहानी के हालात को देखते हुए कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि राम पुकार पढ़ा लिखा नहीं है, वरना अगर वो पढ़ा लिखा होता तो वो कोई और काम करता, थोड़े ज़्यादा पैसे कमा लेता। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए एक दुकान में सहायक का काम करके 300 रुपये कमा लेता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों का देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े पुराने ही कपड़े हैं, फटे पुराने कपड़े, 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े हैं। सारे बच्चों के पास 2-2 जोड़ी कपड़े हैं, और वो भी फटे हैं और पुराने हैं काफ़ी। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रह जाते। जूता पहनना विलासिता है। विलासिता शब्द को अंडरलाइन कर लीजिएगा। विलासिता का मतलब होता है शौक। शौक का मतलब होता है, जो बोलते हैं ना सपना, एक प्रकार का सपना है कि कभी जूता पहनने को भी मिले। इसका मतलब राम पुकार के बच्चों ने जीवन में आज तक कभी सपना नहीं पहना। तो जूता पहनना विलासिता है। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। पोषित का मतलब क्या है? देखिए, दूध दही इन चीज़ों से आपको पोषण मिलता है, फल से, सब्जी से, दाल से, लेकिन वो अल्प पोषित रहते हैं। अल्प का मतलब कम। तो छोटे बच्चों को जितना भोजन या जितना पोषण मिलना चाहिए उतना पोषण नहीं मिल रहा है। जब वे बीमार होते हैं, जब बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो उन्हें चिकित्सा के लिए मतलब इलाज के लिए भी कोई सुविधा नहीं मिलती। भैया यहाँ खाने के पैसे नहीं है तो इलाज के पैसे कहाँ से होंगे? तो ये है बच्चों शहर की गरीबी। इस कहानी से हमें कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये मालूम पड़ जाती है कि राम पुकार के परिवार की हालत बहुत खस्ता हालत है, बहुत मतलब जर्जर हालत है, बड़ी दयनीय हालत है राम पुकार के परिवार की। अब इस हालत में अगर राम पुकार चाहता है कि मैं इस गरीबी के जाल से बाहर निकलूं, तो राम पुकार के पास एक ही रास्ता है, और वो है शिक्षा का। अब शिक्षा राम पुकार स्वयं तो ले नहीं सकता, तो उसके पास एक ही रास्ता है कि वो बच्चों को शिक्षा दे। भैया जब 2600 रुपये में दिक्कत हो रहा है, 1500 राम पुकार कमा रहा है, 800 पत्नी कमा रही है, 300 लड़का कमा रहा है, टोटल 2600 हो जा रहा है, तो भैया आप एक काम करो, आप ही थोड़ा और काम कर लो, पत्नी को बोलो थोड़ा और काम कर ले, आप बच्चे को यहाँ से निकालो और स्कूल भेजो। कहाँ भेजो? स्कूल भेजो। बच्चा अगर स्कूल जाएगा तभी जा कर के वो पढ़ेगा तो वो मानव पूंजी बनेगा, और मानव पूंजी बनेगा तो वो ज़्यादा पैसे कमाएगा और आपका पूरा परिवार गरीबी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन इस कहानी में देखने को साफ साफ मिल रहा है कि उसके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। तो ये चीज़ है कि राम पुकार का फिर बच्चे भी गरीब रह जाएंगे, फिर उनके बच्चे भी गरीब रहेंगे, फिर उनके बच्चे भी गरीब रहेंगे, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो इस चीज़ से अगर इस चक्र को अगर तोड़ना है, तो इस चक्र को तोड़ने के लिए एक ही अस्त्र की ज़रूरत है, शस्त्र की ज़रूरत है, और वो अस्त्र या शस्त्र का नाम है शिक्षा। तो राम पुकार के परिवार को शिक्षा की आवश्यकता है, और राम पुकार का परिवार गरीब है, वो शहरी क्षेत्र में रहता है लेकिन फिर भी गरीब है। ये थी राम पुकार की कहानी। अब हम बात करते हैं राजेंद्र सिंह की कहानी के बारे में। तो देखिए, राजेंद्र सिंह ये ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। ये बिहार के नालंदा के पास एक गांव इस्लामपुर में रहते हैं। राजेंद्र सिंह जिस गांव में रहते हैं उस गांव का नाम इस्लामपुर है, ठीक है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है। राम पुकार के परिवार के पास भी कोई भूमि नहीं थी, कोई ज़मीन नहीं था, वो भी भूमिहीन थे। राजेंद्र सिंह भी भूमिहीन है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करते हैं। राजेंद्र सिंह क्या करते हैं, उनके पास खुद की ज़मीन तो है नहीं कि खेती करेंगे, वो गांव में रहते हैं। अब गांव का इंसान तो गांव में ही काम ढूंढेगा ना,
तो पेट कैसे चला रहे हैं वो अपना। जो बड़े किसान हैं उनके पास बहुत सारी ज़मीन होगी, उनके ज़मीन पे काम करते हैं। तो जब दूसरे की ज़मीन पे कोई मजदूरी करता है तो वैसे इंसान को हम बोलते हैं खेतीहर मजदूर। खेती का काम कर रहे हैं ना, इसी के लिए हम इनको बोलेंगे खेतीहर मजदूर। ठीक है, तो ये खेतीहर मजदूर का काम करते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं। और काम भी इनको नियमित रूप से नहीं मिलता है, अनियमित रूप से मिलता है। तो अनियमित को अंडरलाइन कर लें। अनियमित का मतलब होता है जब काम, या अनियमित का मतलब होता है जो चीज़ नियमित न हो। अनियमित का मतलब नियमित ना होना है, रेगुलर ना होना। जैसे कोई बच्चा अगर रोज़ स्कूल आएगा तो मैं बोलूँगा यह छात्र नियमित स्कूल आता है, और अगर कोई बच्चा रोज़ स्कूल नहीं आता है तो बोला जाएगा वह अनियमित रूप से स्कूल आता है, बीच बीच में छुट्टी भी मारता है। तो राम पुकार के पास जो काम है वो अनियमित है, और वैसे ही आय भी होगी, जाहिर सी बात है। राम पुकार जब पूरे दिन काम करता है तो उसे 60 रुपये मिलते हैं। कितने रुपए? 60 रुपये। प्लस जिसके यहाँ काम करता है वो लोग ज़मींदार लोग हैं, उनके पास खेती बाड़ी से बहुत सारा अनाज होता है, तो उसको थोड़ा बहुत अनाज भी अलग से दे देते हैं। ए भैया जा ताड़ा तल ले ला, तन की चावल ले जा, लइकन बच्चन के खिला दिया, तन की सब्जी ले जा, लइकन बच्चन के खिला दिया, ऐसे करके। तो 60 रुपये और अनाज। राम पुकार को कितने मिल रहे थे? 1500 रुपये महीने का। इसको कितना मिल रहा है? 60। अगर ये 60 रुपये मिल रहा है तो 30 दिन के 6 तरीके 1800 इसका महीने का बनेगा, अगर ये 30 दिन काम करेगा तो। लेकिन इसके साथ समस्या क्या है? समस्या ये है कि इसको 30 दिन काम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको काम अनियमित रूप से मिलता है, अनियमित रूप से। और अनियमित रूप से अगर आपको काम मिलेगा तो आपके पास 30 दिन तो काम ही नहीं है। तो 60 रुपये तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या पता इसको 10 ही दिन मिलता हो तो ये महीने का 600 कमाता हो। अगर 15 दिन मिल जाता होगा तो 15 छक्का 90, 900 रुपये कमा लेता होगा। ठीक। अच्छा, कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 60 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे, प्रायः अंडरलाइन कर सकते हैं, प्रायः का मतलब होता है अक्सर, है ना, हमेशा। प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सी सब्जी मिल पाती है। बताया ना, 60 रुपये प्लस थोड़ा बहुत सब्जी या गेहूं या अनाज दे दिया जाता है उसको। 8 सदस्यों का परिवार है राजेंद्र सिंह का। उस राम पुकार का तो 6 था, इनका 8 है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता है। देखो कितनी दयनीय स्थिति है बच्चों। राजेंद्र सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। राजेंद्र सिंह और राम पुकार दोनों झोपड़ी जैसे मकान में रह रहे हैं। राजेंद्र सिंह और राम पुकार दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं। राजेंद्र सिंह और राम पुकार दोनों के परिवार को भोजन मिलना बहुत दिक्कत वाली बात है। राजेंद्र सिंह और राम पुकार दोनों को स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई समस्या हो गई तो उनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होंगे। उस राजेंद्र सिंह के जो पिताजी थे वो तपेदिक के मरीज थे। एक बीमारी होती है तपेदिक, देख लीजिए लिखा हुआ यहाँ पे, तपेदिक के मरीज थे। और चिकित्सा का मतलब क्या होता है? इलाज। और इलाज के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। किसकी? राम पुकार के पिता की। तपेदिक कौन सी बीमारी होती है बच्चों? टीबी, जो खांसी वाली बीमारी होती है ना, उसे ही तपेदिक बोलते हैं। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है। राम पुकार की माँ, राजेंद्र सिंह की माँ भी अब उसी बीमारी से ग्रस्त है, और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। क्षीण को अंडरलाइन करेंगे। क्षीण का मतलब होता है नष्ट, बर्बाद, ये क्षीण का मतलब होता है। क्षीण हो रहा है। यद्यपि का मतलब होता है लेकिन, यद्यपि का मतलब होता है लेकिन गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। ये सॉरी, यद्यपि का मतलब लिखोगे आप हालांकि, ठीक है ना। यद्यपि, हालांकि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय 5वीं तक होता है, 5th क्लास तक। लेकिन जो राजेंद्र सिंह हैं वो 5वीं तक नहीं पढ़े हैं, क्योंकि उन्हें, राजेंद्र सिंह वहाँ भी नहीं गया, क्योंकि उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना
कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए एक साबुन और तेल भी एक विलासिता है। विलासिता का मतलब फिर से शौक है ना, शौक है। तेल और साबुन इनके परिवार के लिए शौक है। राम पुकार के परिवार के लिए जूते, उनके बच्चे के लिए जूते शौक थे। तो आप देख सकते हो इनके शौक भी, इनकी विलासिता भी किस स्तर की है। तो इनकी विलासिता बताती है कि इनकी हालत बहुत खस्ता है, बहुत ख़राब है। राजेंद्र सिंह के बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, राम पुकार के बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे थे। राजेंद्र सिंह भी कम कमाता है, राम पुकार भी कम कमाता था। राजेंद्र सिंह के भी भूमिहीन है, राम पुकार भी भूमिहीन था। राजेंद्र सिंह भी झोपड़ी में रहते हैं, राम पुकार भी झोपड़ी में रहता है। राजेंद्र सिंह भी दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन वो अनियमित काम है उनका, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। राम पुकार के पास भी जो काम है वो अनियमित है, मतलब अगर गलती से वो कभी छुट्टी लेकर के चला गया किसी कारणवश तो उसकी नौकरी जा सकती है। इसी के लिए तो वो दैनिक मजदूर का काम करता है, दिहाड़ी मजदूर का काम करता है। इन दोनों को ही अगर एक राय दी जाए प्यारे बच्चों कि आपको अगर बाहर निकलना है गरीबी से, तो उस गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है शिक्षा। शिक्षा के बारे में कहते हैं, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिया है वो दहाड़ा है, जो पीता है वो दहाड़ता है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा उस शेरनी का दूध है। तो आप सभी जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जिनके कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप प्रयास कीजिए खूब मेहनत करने का, रोज़ाना मेहनत करने का। हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल के साथ जुड़िए, हमसे जुड़िए, आप पढ़ाई कीजिए। सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं, बस शिक्षा ही तो चाहिए गरीबी के जंजाल से निकलने के लिए, और शिक्षा आपको दिया जा रहा है, सरकार भी दे रही है, हम भी पढ़ा रहे हैं आपको। आप हमारे साथ लगे रहिए। और अगर आप गरीब हैं और अगर आप अपनी गरीबी के उस जाल से निकलना चाहते हैं तो उसका एकमात्र रास्ता है शिक्षा। और आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको शिक्षा पूरी तरीके से मिलेगी। 1000 2000 नहीं, 15-20 हज़ार रुपया भी अगर कोई साल का दे दे तभी भी उसको इस स्तर की शिक्षा नहीं मिलेगी जिस स्तर की शिक्षा हम आपको देंगे। यहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ बताएंगे, सारी बारीक से बारीक बात बताएंगे। आपका कर्तव्य सिर्फ इतना सा है कि आप चैनल के साथ जुड़ें और जुड़ करके आप समय दें और पढ़ाई करें। इसके बाद है गांधी जी का एक बहुत फेमस कोट है। गांधी जी ने कहा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि भारत सही अर्थों में स्वतंत्र तभी होगा जब यहाँ के सबसे गरीब व्यक्तियों की हालत में सुधार होगी। अगर गरीब व्यक्ति की हालत में सुधार नहीं होती है तो इसका मतलब भारत सही मायनों में स्वतंत्र नहीं है। आज भी तो हम गुलाम हैं। आज पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अब बहुत सारे लोग भारत में गरीबी के गुलाम हैं। तो हमें गरीबी से अगर बाहर निकलना है तो उसका एकमात्र रास्ता क्या बताया मैंने? शिक्षा। पेपर में सवाल आए तो भी जवाब यही है, मन में सवाल आए तो भी जवाब यही है। असल मायने में निकलना चाहते हो गरीबी से बाहर, गरीब हो, तो भी जवाब यही है और यही रहेगा, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिया है वो दहाड़ा है। इसके बाद गरीबी का दुष्चक्र अगला टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, और फिर हम पूरे चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम ध्यान के साथ निपटाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपसे आगे की बात करेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, नमस्कार।